हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मैं आपकी मेंटोर रितिका आज ये सेशन लेके आई हूँ मई 2025 को डेडिकेटेड। कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे हम, या ये कहूँगी कि रिवाइज करेंगे हम जो न्यूज़ पढ़ चुके हैं पहले, और a set of news that are related to Reserve Bank of India, that means which are very important for the banking examinations, RBI, NABARD, SEBI, SBI, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आज कवर कराऊंगी इस पर्टिकुलर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन यस, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे साथ रेगुलरली जुड़ते रहते हैं इस चैनल पे, देन थैंक यू सो मच। आई रियली होप यू आर फाइंडिंग द कंटेंट यूजफुल। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट हियर, आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो इंश्योर कीजिए कि आप, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने से आपको काफ़ी सारा फ्री कंटेंट तो मिलेगा ही, उसके साथ में जो आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, दे विल आल्सो बी अवेलेबल टू यू। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपने स्कोर ज़रूर अपना नोट करना है, मुझे बताना है फॉर माय रेगुलर स्टूडेंट्स दिस इज, और जो अभी अभी आए हैं उनके लिए स्कोर नोट कर लीजिए, पर डरना मत क्योंकि आज तैयारी भी हो रही है आपकी। ठीक है, तो हियर आई स्टार्ट दी सेशन। Mizoram has declared that it has become the first state in India to attain full literacy. As per the periodic labor force survey 23-24, it has achieved a dash% literacy rate. तो मिजोरम ने कितने परसेंट लिटरेसी रेट अटेन किया? 95% से ज़्यादा जो भी लिटरेसी रेट अटेन कर लेगा वो फुल्ली लिटरेट बन जाएगा, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग्स में गाइडलाइंस है। नाउ बट मिजोरम हैज़ अटेन्ड 98.20% लेवल। ठीक है जी, टू बिकम अ फुल्ली लिटरेट स्टेट। देन वी टॉक अबाउट आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। सो दिस प्लेटफॉर्म which is under Mission Karmyogi initiative has crossed dash crore registered users from 3 lakh registered users since 2023। तो 3 लाख यूजर्स से ये पहुंच चुका है 1 करोड़ यूजर्स पे। आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो काम कर रहा है मिशन कर्मयोगी के अंडर, ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग की बात की जाती है इसमें। ठीक है, देयर आर कोर्सेज सर्टिफिकेट्स अवेलेबल फॉर देम। नेक्स्ट, द NDB हैज एडमिटेड अल्जीरिया एज अ न्यू मेंबर एंड नाउ इट्स 9 मेंबर ब्लॉक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का बैंक है। NDB वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर डैश फॉर financing the development project in the group's member countries 2014, 15, 16, 17, 18। तो NDB ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारे NDB के मेंबर होंगे। NDB में फाइनेंसिंग, नॉन फाइनेंसिंग मेंबर्स हो सकते हैं कि जो लोन लेने देने वाला काम करेंगे, या अदरवाइज मेंबर्स हैं। तो NDB में अब 9 मेंबर्स हो चुके हैं आफ्टर अल्जीरिया, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2015। आगे चलते हैं। सिडबी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। सिडबी हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट नेम्ड अंडरस्टैंडिंग द इंडियन MSME सेक्टर, प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। अकॉर्डिंग टू इट, there has been a significant rise in Udyam registration by March 2025, growing from 2.5 crore to dash crore registrations। हाँ जी, तो सिडबी ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। इसका कहना है उद्यम रजिस्ट्रेशन एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर की जाती है जी, ये रजिस्ट्रेशन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, और इसके अंदर उद्यम पोर्टल के अंदर आप रजिस्टर करते हो जितने भी आपके MSMEs हैं, तो सो दैट दे कैन गेट टैक्स इंसेंटिव्स, या इसके अलावा जो लोन्स, ये ऐसी चीज़ें मिलनी हैं। तो 2.5 करोड़ से रजिस्ट्रेशंस पहुंच चुकी हैं, 6.2 करोड़ रजिस्ट्रेशंस। आगे, IIFT, Indian Institute of Foreign Trade, is set to establish its first international campus in Dubai। दो पहले ये कैंपस ऑपरेट कर रहा है, एक दिल्ली में, एक कोलकाता में। IIFT functions under which ministry? तो तुक्का भी मार सकते हो। फॉरेन ट्रेड, ट्रेड की बात कर रहे हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होनी चाहिए। देखो, ट्रेड के अकॉर्डिंग्स में तो फाइनेंस नहीं हो सकती, कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स शायद डाउट हो कि फॉरेन ट्रेड है, पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द आंसर हियर। क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया A। 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अपना प्लीज स्कोर नोट करना, एंड ऑफ द सेशन में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कितनी रिविजन आप लोगों की चल रही है। Now let's talk about GEM, Government E-Marketplace, India's national procurement portal, has marked its 8th incorporation day.
GEM is a one-stop portal to facilitate online procurement of common use goods and services required by. तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस किस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, PSUs की. तो ऑल A, B एंड C इज द आंसर हियर. ठीक है. अच्छा, मैंने ना एक क्वेश्चन और बना दिया, मेरे को लग रहा है जेम पे. चलो देखते हैं, कोई बात नहीं. तो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे, दिस इज SRS रिपोर्ट. तो ये जब रिलीज़ की जाती है, इसमें सारा डेटा होता है इंडिया का, जैसे कितना लिटरेसी रेट है, कितना फर्टिलिटी रेट है, मैटरनल हेल्थ कैसी है, इस तरह की चीज़ें. So according to the recently released SRS report, India's crude birth was a -% in 2021, declining at 1.12% annually from 2016 to 2021. ठीक है जी. बर्थ रेट कितना था जी इंडिया का? क्रूड रेट बर्थ 19.3%. क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पुराना डेटा है, 2021 का ही लेटेस्ट डेटा बताया गया इस रिपोर्ट में. 23-24 बोल रहे हैं इस रिपोर्ट का नाम. तो 19.3% था क्रूड बर्थ रेट, कि कितना बर्थ हो रहा है बच्चों का अप्रॉक्सीमेटली. नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 बच्चा बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड SRS रिपोर्ट, GRR, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट फॉर इंडिया स्टूडेंट. GRR होता है जी रेट ऑफ द वुमेन हु आर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, दैट दे आर एबल टू गिव बर्थ टू एटलीस्ट वन वुमेन जो अपनी रिप्रोडक्टिव एज को सर्वाइव करेगी, क्योंकि आगे जनरेशन को रिप्लेस करने में वुमेन आर गोइंग टू प्ले द रोल, राइट, और कर रही हैं. तो 1 है जी ये इंडिया का GRR. ठीक है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट. ओके, अब आते हैं मॉस्पी का अनदर डेटा. According to the data released by MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation, India's retail inflation reached 3.16% in April 2025, marking its low level in nearly dash years. तो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गई जी 3.16% पे. पिछले 6 सालों का लोएस्ट पॉइंट था ये अब तक का इन्फ्लेशन का, 3.16. हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है 4% का. तो बड़ी मुश्किल लगी है जी RBI को इसको इस टारगेट में रखने के लिए. 4% ±2%, 6% से ऊपर चलती है कभी ये इन्फ्लेशन. ठीक है, अब जाके 4% से नीचे ला पाए हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है जो RBI ने एक्चुअली किया है. क्वेश्चन 10th. According to the recently released report named Understanding the Indian MSME Sector Progress and Challenges, जो अभी सिडबी ने रिलीज की थी, -% ऑफ MSMEs आर ओन्ड बाय वुमेन. माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में से कितने % MSMEs जो हैं वुमेन ओन करती हैं? 26.2%. ठीक है, सो दैट इज योर आंसर हियर. मूविंग ऑन फर्दर. अब हम चलेंगे कुछ न्यूज़ की तरफ. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप इस वीडियो को पॉज करके ये स्कैन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इट विल डायरेक्टली टेक यू टू माय टेलीग्राम ग्रुप विच इज़ अ फ्री ग्रुप. आप जैसे हज़ारों बच्चे मेरे साथ वहाँ पे जुड़े हैं, और यहाँ पे मैं फ्री PDF शेयर करती हूँ. यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी जो तैयारी कर रही है इस एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, सो वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, आप मेरा कूपन कोड Y754 नोट करके रखिए, आपके काम आएगा टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको हमारे कोर्सेज पे मिलता है. ठीक है, चलो जी, अब थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ा देती हूँ. वैसे तो मैं आपको RBI की एनुअल रिपोर्ट पढ़ा चुकी हूँ, पर RBI की सारी न्यूज़ एक सेट में यहाँ इस सेशन में प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस. तो RBI की डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस, देन RBI का सरप्लस टू द गवर्नमेंट, RBI की क्रिएशन ऑफ द PRB बॉडी, एंड देन एनुअल रिपोर्ट. तो RBI ने सबसे पहले डिक्लेयर किया है रिकॉर्ड सरप्लस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2.69 लाख करोड़. मतलब RBI अपने एसेट्स, अपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो ट्रांसफर कर देता है RBI गवर्नमेंट को. इस बार रिकॉर्ड पैसा ट्रांसफर किया है 2.69 लाख करोड़ का. सो RBI हैज approved the transfer of 2,68,590.7 crore as surplus to the central government accounting year 2024-25 के लिए. ठीक है, 2024-25 के लिए. The decision was made in the 616th meeting of the Central Board of Directors of the RBI. RBI के जो Central Board of Directors हैं उनकी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि हम ऐसा करेंगे. तो ये देखते हैं अब हम
This transferable surplus has been arrived on the basis of the revised ECF इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो सेंट्रल बोर्ड ने अप्रूव किया था। तो फ्रेमवर्क इज बेसिकली जो कैसे कैपिटल मैनेज करना है आरबीआई को, कैसे पैसे मैनेज करके रखने हैं, कहाँ पे कितना पैसा डालना है, ये सब मैनेज करता है जी। इसने ही अकॉर्डिंग टू इट ओनली इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि इतना पैसा सरप्लस में है, तो आरबीआई प्रॉफिटेबल चल रहा है। ऑल्सो जो कंटिजेंट रिस्क बफर है, यानी कि एक बफर जो बनाया गया है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है 4.5% से 7.5% ऑफ द बैलेंस शीट के। जो बैलेंस शीट है ना आरबीआई की उसका 7.5% तो आपको कंटिजेंट रिस्क बफर की तरह मेंटेन करके अब रखना पड़ेगा, ये कहता है जी ये। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। नहीं, अगली न्यूज़ नहीं, इसी की थोड़ी और डिटेल है। सरप्लस जो ट्रांसफ़र किया गया है अब तक वो रिकॉर्ड एट अप्रॉक्सीमेटली 2.69 लाख करोड़। पेपर में वैसे 2.68 भी लिखा हो सकता है क्योंकि ये चल रही थी हेडलाइन, ठीक है। तो आप देख लेना 2.68 है या 2.69 है, वही मार्क करना। दोनों नहीं होंगे, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। 69 हुआ तो चूज़ दिस ओनली, क्योंकि ये राउंड ऑफ अगर हम करेंगे तो, ठीक है। तो ये सारे रिकॉर्ड रहे हैं जिसमें से अभी तक का सबसे ज़्यादा है। नाउ वंस वी नीड टू कवर अबाउट ECF एज वेल, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ये आरबीआई ने 2019 में अडॉप्ट किया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द बिमल जालान कमिटी। याद रखना, ये पूछ सकते हैं क्योंकि सरप्लस ट्रांसफर किया है किसके अंडर, ECF के। ECF किसने रेकमेंड किया था, किस कमेटी ने, ये बताना है आपको। तो ECF एक इंटेग्रल पार्ट है एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का, जो मेथोडोलॉजी देता है कि हमें कितना रिस्क मतलब कितना बफर रख के चलना है आरबीआई को, कितना पैसा अपने एसेट्स में रखना है, कितना ये एक्चुअली में दे सकता है गवर्नमेंट को, क्योंकि अपना सरप्लस इट इज़ मैंडेटेड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट। तो ECF के दो कंपोनेंट्स में, पहला है रियलाइज्ड इक्विटी, दूसरा है कंटिजेंट रिस्क बफर। इक्विटी कितनी है जी, कंटिजेंट रिस्क बफर कितना है। तो आरबीआई का कैपिटल, कंटिजेंसी फंड, रिजर्व फंड, एसेट डेवलपमेंट फंड, ये सब रियलाइज्ड इक्विटी का पार्ट है जिसमें इसको पैसा रखना पड़ता है। इसके अलावा एक CRB है जी, कंटिजेंट रिस्क बफर, ताकि मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो पाए अगर कुछ इशू आ जाए तो। देन रिवैल्यूएशन बैलेंस के जो गेन्स अभी तक मिले नहीं हैं पर हो सकती हैं एक्सचेंज रेट की वजह से, गोल्ड प्राइसेस की वजह से। तो इन दोनों में पैसा रखने के बाद बाकी का बचा हुआ पैसा सरप्लस की तरह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द गवर्नमेंट। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज वन थिंग, अगर आप मेरे साथ रेगुलरली इस चैनल पे नहीं जुड़ रहे हो, मंडे से फ्राइडे शाम 5:30 बजे मेरे साथ जुड़ना शुरू कर दो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करवाऊंगी, ठीक है। अब आते हैं जी 6 मेंबर बोर्ड टू रेगुलेट पेमेंट सिस्टम। यस, PRB बनाया है जी आरबीआई ने। Reserve Bank of India has announced the creation of Payments Regulatory Board. पेमेंट का रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। बोर्ड ऑफ 6 मेंबर, तो 6 मेंबर पैनल है जो बनाया गया है फॉर ओवरसीइंग द कंट्रीज पेमेंट सिस्टम। ये बोर्ड रिप्लेस कर देता है जो अर्लियर बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बनाया गया था। तो जो पहले रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम बोर्ड था, BPSS कह सकते हो, इसको रिप्लेस करके अब आ गया है PRB, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। नाउ द एम ऑफ दिस बोर्ड, कुछ भी रिप्लेस करते हैं तो मोर स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन लाना चाहते हैं, बेटर रूल्स, बेटर लॉज, बेटर ओवरसीइंग लाना चाहते हैं। तो एम क्या है इस PRB का, टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी ओवरसाइट और इंक्लूसिव गवर्नेंस बाय इनकॉर्पोरेटिंग गवर्नमेंट नॉमिनीज अलॉन्गसाइड द ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स भी रहेंगे इसमें और यहाँ पे गवर्नमेंट मेंबर्स भी रहेंगे, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझसे बच्चे पूछ रहे थे मैम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी 6 मेंबर्स होते हैं, तो क्या ये वही वाले मेंबर्स होंगे क्या? नो, दिस इज अ सेपरेट बोर्ड विच इज स्पेसिफिकली टू ओवरलुक द पेमेंट सिस्टम। ये मूव रिजॉल्व कर देगा लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट्स ओवर द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट्स रेगुलेशन इन इंडिया। ये एफर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन पेमेंट सुपरविजन के लिए काम किया जा रहा है। 6 मेंबर में से हेड होंगे आरबीआई के गवर्नर, चेयरपर्सन, फिर डेप्यूटी गवर्नर, एक्स ऑफिशियो मेंबर इंचार्ज रहेंगे, एक और आरबीआई ऑफिशियल्स जो सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करेगा। तो एक गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर और एक और आरबीआई ऑफिशियल होंगे। तो 3 लोग आरबीआई की तरफ से आ गए और 3 लोग आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, विच विल बी नॉमिनेटेड। तो कोई मंत्री नहीं हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। एक्सपर्ट्स होने चाहिए ये पेमेंट्स में, लॉ में। आरबीआई के जो प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर्स हैं वो भी होंगे, लीगल एडवाइज़र जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं।
तो 3 लोग गवर्नमेंट की तरफ से, 3 लोग आरबीआई की तरफ से रहेंगे। हेड ऑफ कोर्स गवर्नर ही रहने वाले हैं। तो सुपरवाइज करना चाहते हैं और रेगुलेट करना चाहते हैं पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया को थ्रू एम्पावर्ड स्ट्रक्चर्ड रेगुलेटरी बॉडी, कि एक बेटर बॉडी हो, बेटर स्ट्रक्चर हो जिसके थ्रू हम एम्पावर कर रहे हैं अपने सिस्टम्स को या रेगुलेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एफिशिएंट फंक्शनिंग एंड ओवरसाइट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, एक यूनिफाइड गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, इनोवेशन इकोसिस्टम में दे रहे हैं, और सीमलेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स आरबीआई गवर्नमेंट साथ साथ चलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी साथ साथ चलती है, तो इसलिए इनको आपस में एक पेज पे लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पीआरबी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में अपीयर कर जाओ आपको पीआरबी पे सवाल मिलना ही मिलना है पक्का से। ठीक है जी, चलिए मेरी अगली रिपोर्ट पे चलते हैं, अगली गाइडलाइंस पे, विच आर आरबीआईज डायरेक्शंस ऑन डिजिटल लेंडिंग। देखते हैं जी ये क्या है। एज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स टू कंसोलिडेट वेरियस रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस, आरबीआई ने न्यू डायरेक्शंस लॉन्च की हैं डिजिटल लेंडिंग के लिए। किसके थ्रू? रेगुलेटेड एंटिटीज। कौन रेगुलेट होता है आरबीआई से? बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वो जब डिजिटल लेंडिंग कर रहे हैं तो उसके नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और भी ज़्यादा। क्या होता है कि जब आरबीआई के अंडर बैंक्स लेंडिंग कर रहे हैं, वेबसाइट अलग चल रही है जी, एक ऐप अलग ही चल रही है किसी और ही नाम से। ठीक है, सो अंडर दीज डायरेक्शंस बैंक एंड अदर एंटिटीज विल हैव टू फर्निश डिटेल्स ऑफ देयर एप्स थ्रू द CIMS पोर्टल। तो CIMS ऐसा पोर्टल है आरबीआई का जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आरबीआई ने पहली बार कहा है कि डिजिटल लेंडिंग के बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और ऑल्सो जो पब्लिक डायरेक्टरी है उसकी बात की गई है। मतलब कि अगर कोई एक्स बैंक है, उसकी डिजिटल लेंडिंग ऐप है, उसकी वेबसाइट है, कह रहे हैं आप सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे प्रोवाइड कीजिए हमें CIMS के थ्रू, और अपनी वेबसाइट पे आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, क्या क्या आपकी ऐप्स हैं, क्या आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि, और सारे लोन प्रोडक्ट्स बताओ, ये नहीं कि आप अलग से कुछ और चला रहे हो। ठीक है, तो इस सब में CIMS क्या एक बार जान लेते हैं। ये एक एडिशनल इन्फो मैं आपको दे रही हूँ CIMS के बारे में। So centralized information management system was introduced by RBI to handle massive data flow, aggregation, analysis, public dissemination, data governance। कितना सारा data flow analysis को एक साथ लाने के लिए। It serves as the official reporting platform for REs, जितना भी वो data submit करना चाहते हैं बैंक्स NBFCs का। ये standardized information देता है about the digital lending apps, और एक central database है जो पावर करेगा public directory को। ठीक है, तो CIMS क्या है, ये तो मैंने फ्रॉम द अदर साइड पढ़ा दिया, डायरेक्टली न्यूज़ का पार्ट नहीं था। पोर्टल इन्फॉर्मेशन आपको CIMS पे देनी पड़ेगी, इस वजह से CIMS बताया है। लेकिन अब डायरेक्शंस जाननी ज़रूरी हैं, जिस पे एक अच्छा खासा सवाल बन सकता है। रेगुलेटेड एंटिटीज़ या जो लेंडर्स होंगे उनको एक KFS देना पड़ेगा लोन के बारे में, विच इज़ की फैक्ट स्टेटमेंट। जितने भी लोन के बारे में बातें हैं, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, कैसे आपको चेंज किया जाएगा ईयर वाइज, मंथ वाइज, क्या कैसे इम्पैक्ट होगा, इस सिंपल लैंग्वेज में, ताकि बोरोवर्स इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। पहला पॉइंट, KFS प्रोड्यूस करो। लेंडर्स हैव टू इंश्योर दैट ऑल डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट्स वो ऑटोमेटिकली बोरोवर को मिल जाएं, ये नहीं कि उनके पास रखे हुए हैं, ईमेल SMS के थ्रू उनको इन्फॉर्म करो। फिर लेंडर्स को फुल्ली अपडेट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट जो पब्लिक डोमेन में है अबाउट ऑल देयर लेंडिंग प्रोडक्ट्स एंड एप्स, कि क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं। ग्रीवेंस मैकेनिज्म क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल का। आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का लिंक भी अपनी ही वेबसाइट पे डालो, ताकि आरबीआई की वेबसाइट पे डायरेक्टली ना आना पड़े, आपकी वेबसाइट पे ही लेकर जाए। ठीक है, आपकी कंप्लेंट खुद वो वहीं से करें। एंड लेंडिंग ऐप्स, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट्स पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो मतलब इंटीग्रेट कर दिया सारा डेटा, नॉर्म्स को थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्सो रिकवरी एजेंट्स की बात की है कि डिफॉल्ट्स अगर हो जाएं, लेंडर्स को पर्टिकुलर्स ऑफ द रिकवरी एजेंट्स बताने पड़ेंगे पर्सन को जिसने लोन लिया था, यानी किसी को भी उठा के भेज दो उनके घर पे, उनको पहले इन्फॉर्म करो ईमेल SMS के थ्रू, रिकवरी एजेंट की डिटेल्स दो कि ये पर्सन इस टाइम को आएगा, तब भेजो। वरना रिकवरी एजेंट्स बड़े खतरनाक माने जाते हैं कि सीधा पहुंच जाते हैं भैया कि हमारे पैसे लौटाओ। ऑल्सो लेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें बोरोवर्स ने अगर डिजिटल लोन ले लिया है दे शुड हैव द ऑप्शन टू कूल ऑफ एंड टेक एग्जिट, जो अभी तक नहीं थी ऑप्शन, बड़ी एक ऑप्शन है ये। कूल ऑफ पीरियड मतलब मे बी वो उस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत थी, उन्होंने ले ली, लेकिन 3 दिन बाद 2 दिन बाद उनको लगा कि नहीं यार मुझे गलत किया मैंने ये, तो उनको वो ऑप्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि फंस गए भैया अब तो लोन ले लिया अब कुछ नहीं हो सकता।
In case the borrower continues with the loan even after cooling period, then they shall be allowed to make prepayment as well digital loan की. ये नहीं कि ज़बरदस्ती उनसे इंटरेस्ट लोगे. हाँ, अगर कोई जल्दी एंड कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो बैंक का भी नुकसान होगा, तो अगर कोई जल्दी एंड कर रहा है तो उनसे एक रीजनेबल फीस आप ले सकते हो. ठीक है. डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शंस ने ईएमआई प्रोग्राम्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स को कवर नहीं किया. मैं बता रही हूँ आपको, ये तीनों आरबीआई की जो न्यूज़ हैं इस पे सवाल आने ही आने हैं, चाहे वो आरबीआई का पेपर हो, नाबार्ड का हो, कोई भी बैंक एग्जामिनेशन हो. लेवल ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है. लास्ट इज आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, पर मैं इस रिपोर्ट पे एक सेपरेट सेशन लाना चाहती हूँ विद एमसीक्यूज. मैंने आंसर राइटिंग सेशन करवा दिया है. इफ़ यू वांट मी टू ब्रिंग अ सेपरेट सेशन कवरिंग आरबीआईज एनुअल रिपोर्ट विद एमसीक्यूज, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ब्रिंग अ सेशन स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉपर केएफएस बना के मैं लेके आऊँगी आपके लिए इस सेशन से अगले सेशन में. ठीक है, तो यही था जी आज का सेशन. आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल. मुझे बताइएगा इफ़ यू वांट मी टू ब्रिंग अनदर सेशन. आई होप अपना स्कोर नोट किया 10 में से, वो भी कमेंट करके बताओ. बाकी मंडे से फ्राइडे शाम 5:30 बजे इस चैनल पे लाइव मिलती हूँ आपको. ठीक है. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम ग्रुप wherein you can get free PDFs of all these sessions. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लो Y754 अगर कोई भी डिस्काउंट चाहते हो तो. अभी तो डबल वैलिडिटी चल रही है. खैर ठीक है. चलिए, धन्यवाद जी. थैंक यू. बाय. टेक केयर.